नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। सक्सेस डजंट जस्ट कम एंड फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। तो कामयाबी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो खुद ही आपके पास आ जाएगी। जो भी आप गोल अचीव करना चाह रहे हो तो उसको लेकर आना पड़ेगा। ओके, तो आपको खींच के अपने पास लेकर आना पड़ेगा आपकी कामयाबी को। तो अगर आप काबिल इंसान बनते हो जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो भी आपकी पढ़ाई है और उस हिसाब से मैचिंग अगर आपकी हो रही है कि आपको उसके बारे में अच्छा अच्छा खासा नॉलेज भी है, ओके, तो हम फिर कह सकते हैं कि आप कुछ काबिल इंसान हैं। और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो फिर जो सक्सेस है ना, वो भी आपके पास खींची चली आएगी। तो इस काबिलियत के लिए जो है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बार बार रिवीजन करनी पड़ती है। जो भी आप चीज पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जितना पढ़ाई करोगे, अच्छे ऑथर्स की किताबें पढ़ोगे, तो आपका माइंड जो है वो डेवलप होगा, वास्ट अप्रोच जो है वो लगा सकेगा। और जब माइंड वास्ट अप्रोच लगानी शुरू कर दे तो काफी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा जिंदगी में। तो ये सब चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती हैं, और आपकी जो डेडिकेशन है आपके गोल के प्रति, उस चीज से आपको ये सब चीजें मिलती हैं। तो अपनी सक्सेस तो आपको मिलेगी, लेकिन आपका जो पहला गोल है वो है कि आपकी डेडिकेशन। तो लगातार जो है ना, उस चीज को करना है। ऐसा नहीं है एक दिन कर लिया, 4 दिन फिर आराम कर लिया, फिर 5वें दिन करेंगे, इस तरीके से बात नहीं बनती है। डेली थोड़ा थोड़ा करोगे तो बहुत बढ़िया करके जाओगे। और इकट्ठा अगर करने की कोशिश करोगे तो फिर ऐसा होता है कि कई बार सारा सिलेबस आप नहीं कवर कर पाते, और अच्छा जो रिजल्ट है वो भी नहीं आ पाता। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का एडिटोरियल वाला पेज। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 एडिटोरियल्स हैं। तो इनमें से फर्स्ट एडिटोरियल में वैक्सीन्स के बारे में ही बात की जा रही है कि कैसे उनकी संख्या बढ़ाएं, तो उसके बारे में ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। और आगे यहाँ पर ये भी जो बात कर रहे हैं, फॉलो द ओरिजिन ट्रायल्स। तो इस एडिटोरियल में बात कर रहे हैं जो चाइना में, जो वुहान शहर में जो वायरस निकला था, तो उसकी जो कहाँ से ये पनपा, उसके कैसे फैला। तो डब्ल्यू एच ओ, जो जिसके रिगार्डिंग जब डब्ल्यू एच ने 2020 में अनाउंस किया था कि ये पैंडेमिक है, जो है वैश्विक ये महामारी जो है अभी पूरे विश्व में फैल चुकी है। तो अभी उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुई बीमारी। तो जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तो उन्होंने भी ऑर्डर जारी कर दिए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि चाइना के खिलाफ हमें अभी प्रोब करेंगे, ये चीज पता करनी है कि ये वायरस एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुआ था। और अगर ऐसा कुछ जैसे बातें कही जा रही हैं कि इसको एक किसी लैब में बनाया गया था, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो फिर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जो है 90 दिनों का समय अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है जो बाइडेन के द्वारा, कि जो भी यहाँ पर ओरिजिन था उसके बारे में पता करके बताया जाए। और दूसरी ओर जो डब्ल्यूएचओ है, तो उसकी भी यहाँ पर भूमिका जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ओवरऑल ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर पेश किया गया है। ओके, तो यहाँ पर अभी भी ना वही खिचड़ी पकी हुई है जो पिछले 1 साल से चलती जा रही है बार बार, कि ये वायरस लैब से निकला है या फिर अ, जो जानवरों को मारा गया वहां, जो शहर में जो वेट मार्केट वहां पर, तो क्या वहां से निकला है। तो अभी भी ये खिचड़ी है। ओके, तो ये वाला जो एडिटोरियल है, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। जीएसटी के बारे में यहाँ पर बात करें, जीएसटी काउंसिल के बारे में इस वाले एडिटोरियल को भी डिस्कस करेंगे। तो वोटर डाटा को ये सेव करने की ये बात कर रहे हैं। और ये वाला एडिटोरियल भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्यूल प्राइसेस में जैसे राइस हो रहा है ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करके थोड़ा नजर बना के हमें चलना होगा। और अभी डिस्कस करते हैं एडिटोरियल नंबर 1। तो GS2, जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंतर्गत ये आता है टॉपिक। और शुरुआत में यहाँ पर बात करें कि अभी बहुत ना ज्यादा डिमांड यहाँ पर थी। पिछले कुछ हफ्तों से ज्यादातर राज्य डिमांड कर रहे थे कि जो कोविड रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट या वैक्सीन है ना, उनके ऊपर जो जीएसटी आप लगा रहे हैं उसको रिमूव कर दिया जाए। तो ये डिमांड सभी राज्यों की ओर से उठती आई है। तो जब जीएसटी काउंसिल की यहाँ पर मीटिंग हुई तो वहां पर भी इन्होंने ये जो टैक्स कम करने का जो यहाँ पर बुल था ना, इसको यहाँ पर सींगों से पकड़ कर नीचे कर दिया। वो तो मतलब कि नहीं माना गया इस यहाँ पर इस डिमांड को जीएसटी काउंसिल के द्वारा। तो यहाँ पर चिंतन जो है किया गया, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। तो नहीं माना गया, तो इससे यहाँ पर ऑथर बात करेंगे, इससे ऐसा हो सकता है कि जो लोगों का गुस्सा है
कि सरकार के द्वारा कोविड को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जा सका और ऊपर से टैक्स भी नहीं हटाया जा रहा, तो इससे गुस्सा और बढ़ सकता है लोगों का। ओके, तो उसमें इसकी रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और दूसरी और यहाँ पर ये बात रख रहे हैं कि अगर आप टैक्स को स्क्रैप करते हो ना कोविड या कोविड वैक्सीन या कोविड रिलेटेड ड्रग्स के रिगार्डिंग, तो ये कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो यहाँ पर बहुत वीक इसको यहाँ पर ना धारणा इसकी ये बताई जा रही है कि अगर अगर इसको स्क्रैप करते हैं, इसको हटा देते हैं टैक्स को, तो आगे बात करेंगे जो टैक्स का जो हिस्सा है, जो भी यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकल कर आ रही है कोविड ट्रीटमेंट की, तो टैक्स का हिस्सा उसमें से बहुत छोटा है। ओके, तो अगर किसी दौलतमंद लोगों की बात करूं, ठीक है, तो वो आसानी से इसको बियर कर सकते हैं, ये जो छोटा सा हिस्सा है टैक्स का। और दूसरी और यहाँ पर बात करें, जो गरीब लोग हैं जो कि अपना ट्रीटमेंट ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाते हैं और या फिर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उनको बेनिफिट मिला हुआ है, तो वो भी जो है इसको बियर कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर बात करें कि अगर वही लोग यहाँ पर प्राइवेट फैसिलिटी में जाते हैं, यही गरीब लोग अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ओके, तो यहाँ पर अगर स्क्रैप करते हैं टैक्स, ओके, तो अगर देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे जितना खर्चा बनेगा तो वो आपको देना पड़ेगा। ओके, तो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ऐसा नहीं है कि सभी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके साथ लिंक्ड है, तो ये गवर्नमेंट के पास ही इसकी डिटेल है, वो भी बताते हैं कि कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल इस स्कीम के साथ इंटरलिंक्ड जहाँ पर आपको फ्री सर्विस मिल जाएगी। ज्यादातर यहाँ पर नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो अगर वहीं पर बात करेंगे, अगर जाते हैं लोग तो कोविड के रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये बात करेंगे कि टैक्स को स्क्रैप कर देते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल ट्रीटमेंट में जितना यहाँ पर हम सोच रहे हैं ना कि मतलब यहाँ पर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अगर हम यहाँ पर स्क्रैप कर देते हैं टैक्स को, तो आम जो गरीब जनता है, तो इतना बड़ा बर्डन जो है यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। और जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है और जो टैक्स कंपोनेंट निकल कर आ रहा है उस टोटल कॉस्ट के मायने में, तो वो बहुत छोटा है। ओके, तो जैसे कोई भी पूरी कॉस्ट निकली, अगर सपोज करो 100 रुपए का खर्चा आया यहाँ पर कोविड ट्रीटमेंट लेते हुए या कोविड वैक्सीन लेते हुए, तो उसमें से अगर हम टैक्सेस की बात करें तो हो सकता है वो 2 रुपए हो या 5 रुपए हो, यहाँ पर 100 रुपए के प्रति हो, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है कि बहुत छोटी अमाउंट है। ओके, लेकिन दूसरी और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सरकार के लिए ये बहुत बड़ी रकम हो सकती है, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो टैक्सेस हैं, अगर यही कोविड रिलेटेड यहाँ पर ड्रग्स के ऊपर लगे हुए, तो इससे सरकार को बेनिफिट हो सकता है। सरकार यहाँ पर एक साइजेबल सम जो है पैसों का जो है यहाँ पर ढेर है वो इकट्ठा कर सकती है, जिससे फिर आगे फर्दर यूज करेगी पैसा सरकार, तो फायदा होगा। और आगे बात करें जो मार्जिनल बेनिफिट है, जो इंडिविजुअल कोविड पेशेंट्स को जो भी होगा, अगर हम यहाँ पर टैक्स को स्क्रैप करें, तो यहाँ पर बहुत छोटा यहाँ पर बेनिफिट होगा, बहुत कम बेनिफिट होगा। अगर हम कंपैरिजन करें सरकार के साथ, तो सरकार यहाँ पर जो इलेक्शन करेगी, ओके, तो यहाँ पर उसको लॉस हो जाएगा अगर अगर यहाँ पर इस जगह पर जो है अगर हम टैक्स को स्क्रैप कर देते, तो यहाँ पर टैक्स पूरी तरह से स्क्रैप हो गया, खत्म हो गया, तो सरकार के पास जो 1-2 रुपए भी आ रहे थे 100 रुपए के पीछे, वो भी अभी आने बंद हो जाएंगे। तो जब ऐसे ये भी आने बंद हो जाएंगे, तो सरकार को फिर यहाँ पर उधार लेना पड़ेगा मार्केट से। तो आरबीआई फिर यहाँ पर सारा काम करता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होती है, बॉन्ड इशू होते हैं, इसके प्रति जो है मार्केट से पैसा उठाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो ज्यादातर बजट में जितना भी पैसों की पूर्ति की जाती है, जो टैक्सेस के अलावा पैसा चाहिए होता है, तो वो ऐसे मार्केट से पैसा उठाकर जो है सरकार लगाती है, तो बकायदा टैक्स देती है, सॉरी इंटरेस्ट देती है लोगों को इसके रिगार्डिंग। ओके, तो अभी वही बात करें कि यहाँ पर फिर उधार लेगी, तो यहाँ पर सरकार का खर्चा और बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे भी लेने हैं और बाद में ब्याज भी देना है। ओके, तो ये जैसे पहले टैक्सेस इकट्ठे करते, तो वहां पर थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो आगे यहाँ पर बात करें कुछ लेवल यहाँ पर प्रोटेक्शन का यहाँ पर देना चाहिए, तो आइडियली बात करें कि लो यूनिफॉर्म ड्यूटी होनी चाहिए, जैसे 5% यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कि ऑन इम्पोर्टेंट फार्मास्यूटिकल देयर इनपुट्स, मतलब इतनी की जो है ना आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हो, जो भी यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, जो भारतीय इम्पोर्टर्स हैं। ओके, और इसके अलावा बात करेंगे जिसके चलते यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मदद मिल सकती है, अगर यहाँ पर कम इम्पोर्ट ड्यूटी होगी। अगर कम इम्पोर्ट ड्यूटी होगी रॉ मटेरियल्स के ऊपर, तो फिर जब हमारा मैन्युफैक्चरर है तो वैक्सीन बनाएगा, तो उसको भी खर्चा कम आएगा फिर, क्योंकि टैक्सेस कम लग रहे हैं। अगर टैक्सेस रॉ मटेरियल के ऊपर ही ज्यादा लग गए, तो फिर खर्चा जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसकी भी कॉस्ट ज्यादा होगी। और आगे यहाँ पर बात करेंगे ऑलरेडी यहाँ पर जो हमारा IGST है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, तो यहाँ पर बहुत सारे इंपोर्टेंट आइटम्स हैं जिसके ऊपर इसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, कि हटा दिया गया। ओके, और इसके अलावा लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात कर रहे हैं,
तो इनके ऊपर भी इस आईजीएसटी को हटा दिया गया है अगस्त महीने तक। ओके, तो पूरी तरह से मतलब हटा दिया गया है, तो यहाँ पर कोई पैसा जो है आईजीएसटी के तहत केंद्र सरकार के पास नहीं जाएगा। देखो, तीन तरह के यहाँ पर जीएसटी है, तीन से भी चार तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो पहले होता है सीजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। दूसरा होता है एसजीएसटी, जिसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी। फिर यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी का जो जीएसटी होता है। फिर होता है यहाँ पर आईजीएसटी। ओके, तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा टैक्स कहाँ किसके पास जाता है। अगर हम यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बात करें, तो आगे बात करेंगे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है। ओके, तो इनको भी जीएसटी आईजीएसटी से अभी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। तो ऑक्सीजन जो यहाँ पर कंसंट्रेटर्स की डिमांड काफी ज्यादा है अभी, क्योंकि दिल्ली और इसके अलावा और भी जो बड़े शहर है वहां पर लोगों की मृत्यु हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने की वजह से। कई बार तो ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिला हैदराबाद वाले एरिया में कि जहां पर 5 मिनट की देरी हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंची और 11-12 मरीज जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए यहाँ पर आईजीएसटी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को भी एग्जाम किया हुआ है, तो उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लग रहा। तो यहाँ पर सिर्फ आईजीएसटी की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखें। और अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करें तो हम वहां उसकी बात अभी नहीं कर रहे, सिर्फ आईजीएसटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि टैक्सेस लग रहे हैं लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में लग रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात करके अगर इनको पर्सनल यूज के लिए भी यहाँ पर किसी पेमेंट बेसिस के और तौर पर भी अगर इनको रिपोर्ट किया जा रहा है, तब भी यहाँ पर इसको आईजीएसटी से एग्जाम्प्ट किया। तो यहाँ पर एक रूलिंग आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसको कि फॉलो करके चला जा रहा है इस यहाँ पर कंडीशन के रिगार्डिंग। और यहाँ पर जजेस की बात करें कि इनको यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है ना, उनको यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको भी यहाँ पर एजुकेट करना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर, जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। सो द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्प्टिंग एन आइटम फ्रॉम जीएसटी एंड स्पेसिफाई जीएसटी ऑफ 0%। तो कहने का मतलब जैसे फर्क क्या रहता है, जब जीएसटी एक 0% स्लैब आप लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर एक जीएसटी जहां पर जो है एक एक को आपने एग्जाम्प्ट ही कर दिया, पूरी तरीके से हटा दिया। ओके, तो इन दोनों में क्या फर्क है, इसके रिगार्डिंग भी सरकार को एजुकेट करना चाहिए आम लोगों को। ओके, और आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है शुड बोरो एंड ग्रांट द स्टेट्स कंपनसेशन फॉर जीएसटी शॉर्टफॉल। देखो, अभी जब भी वेव खतरनाक आती है ना जो कोरोना वायरस की, तो उस समय क्या होता है कि लॉकडाउन वगैरह राज्य लगा देते हैं, जिसके चलते कारोबार नहीं होता। तो कारोबार नहीं होता है तो फिर जीएसटी कलेक्शन में भी यहाँ पर कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जो जीएसटी काउंसिल है वो यही चीज कहती है कि अगर जीएसटी में फ्यूचर में अगर कहीं पर भी शॉर्टफॉल होता है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों को उनका बनता हुआ हिस्सा उनको प्रोवाइड करे। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी की कंपनसेट करे उनका जीएसटी का जो हिस्सा बनता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि बोरो उधार लो मार्केट से, और जो जीएसटी शॉर्टफॉल, जो जीएसटी का हिस्सा बनता है स्टेट्स का, उनको वापस किया जाए। तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल भी जब फर्स्ट वेव आई थी तो उस समय हाथ खड़े हो गए केंद्र सरकार के भी, क्योंकि जीएसटी इतना बना नहीं, और जो राज्यों को उनका हिस्सा देना था वो नहीं दे पाए, क्योंकि ज्यादातर पैसा लग गया यहाँ पर फर्स्ट वेव को ही टैकल करते करते, अलग अलग यहाँ पर स्कीम्स लॉन्च करते करते। और जिसके चलते बाद में सरकार ने भी बाद में राज्यों को कहा कि आप अपने अपनी मार्केट से उधार ले लो। अगर देखो, राज्य उनकी टेरिटरी छोटी है, अगर पूरा इंडिया की अगर बात करें तो टेरिटरी बहुत बड़ी हो जाती है। किसी एक राज्य की बात करो तो छोटी टेरिटरी, तो लायबिलिटी इनकी कम हो जाती है, जिसके चलते जब ये पैसा भी उठाते हैं तो उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। तो अगर भारत सरकार लेती है तो यहाँ पर लायबिलिटी एक विश्वसनीयता रहती है कि हाँ भारत सरकार है, इसके पास पैसे की कमी नहीं होने वाली है। ओके, तो अगर भारत सरकार लोन उठाती है बाहर से मार्केट से, तो वो किस्तें देती रहेगी। ओके, तो फिर बाद में यहाँ पर केंद्र सरकार ने खुद से ही मार्केट से पैसा उठाया, तो यहाँ पर ग्रांट जारी करनी शुरू कर दी। तो इसी के चलते यहाँ पर देखो, उसी की बात करें कि ऑनरिंग इन लेटर एंड स्पिरिट द प्रॉमिस इट मेड एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ जीएसटी। तो जब 2016 की बात करें, जब जीएसटी अडॉप्ट किया गया था, तब उस समय जब जीएसटी काउंसिल की जब बनी थी नई नई, तो उस समय यही बात हुई थी कि राज्य राजी हो गए थे जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसलिए हुए थे कि यहाँ पर अगर कुछ भी शॉर्टफॉल होता है, कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है, तो केंद्र सरकार यहाँ पर जो ना वो आगे मदद करेगी और उनका जीएसटी का कंपनसेशन जो बनती है राज्यों को, वो प्रोवाइड करेगी। तो ये देखो, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का ये जीएसटी होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है ये पैसा। यूटी जीएसटी, ओके, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ओके, तो यहाँ पर या तो जो यूटी की सरकार है अगर कहीं पर, तो वो उसके पास जाएगा। तो यहाँ पर सीधे जिन ड्यूटीज के ऊपर केंद्र सरकार का शासन है, तो वो केंद्र सरकार के पास जाएगा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो ये भी जो है ना, ये भी जीएसटी
केंद्र सरकार के पास जाता है, ये राज्य सरकार के पास नहीं जाता है। ये ऊपर वाले जितने भी जीएसटी हैं, ये किसी भी राज्य या यूटी के अंतर्गत जो यहाँ पर जो कारोबार हो रहा है उसका चलते ये लगते हैं। ओके, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो ये होता है यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब कि दो राज्यों के बीच में जो कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कि अगर एक गाड़ी एक राज्य से यहाँ पर माल भरकर गया है तो उसका यहाँ पर जो है माल को उतारा गया है किसी दूसरे राज्य में जाकर, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी एक अलग से टैक्स लगाया हुआ है जिसको यहाँ पर आईजीएसटी हम बोलते हैं, और ये भी जाता है सीधे सीधे केंद्र सरकार के पास। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल नंबर 2। तो ये भी जीएसटी 2 ही यहाँ पर, सॉरी GS2 जनरल स्टडीज 2, यहाँ पर जो हमारा जो यूपीएससी मेंस का जो एग्जाम होता है, पेपर होता है, तो उसी का ये सिलेबस में से टॉपिक बनता है। तो यहाँ पर बात करें नीड टू कीप बिग वोटर डाटा सेफ। ओके, तो जो हमारे देखो भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। तो क्यों कहा जाता है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी? तो इसलिए क्योंकि हमारी आबादी सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया के मुकाबले में, और दूसरा हमारे यहाँ पर जो है हम डेमोक्रेसी को जो है हम चुनकर हम यहाँ पर आगे रखते हैं। कहने का मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पर। तो जैसे चाइना में कह रहे तो वहां पर कहते तो वो भी है कि हमारी डेमोक्रेसी है, तो लेकिन वहां पर सिंगल पार्टी रूल, एक ही पार्टी सत्ता में रहेगी। तो अभी तक वही है जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, उसी में से जो है सिर्फ मेंबर बदलते रहते हैं, तो पार्टी सेम रहती है। तो अगर यूएस की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया डेमोक्रेसी, वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अगर हम यूएसए की बात करें। ओके, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम है। और वोटर्स इतने बड़े नंबर हमारा यहाँ पर वोटर्स का है, अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वोटिंग हो जाए तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी अच्छी सरकार जो है चुनी जाती है। तो अभी वही बात कर रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं कि लोग अभी क्या कर रहे हैं कि ज्यादा समय बिता रहे हैं ऑनलाइन। ओके, तो पहले के मुकाबले में, तो पहले जब ये स्मार्टफोन्स आए भी थे तो उस समय यहाँ पर जो बच्चे थे, यंग जनरेशन थी, तो वो इन फोन्स का जरा इस्तेमाल करते। लेकिन अभी जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग है, तो वो भी उनके भी हाथ में अभी मोबाइल फोन आ गया है, तो वो भी बिल्कुल ऑनलाइन ज्यादातर रहना पसंद करते हैं। जिसको कहते हैं कि एक आदत लग गई, जैसे पहले बच्चों को थी, अभी वो बड़ों को भी लग चुकी है। तो अभी उसी के चलते अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कि ऑनलाइन ही जो है लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस रहती है। ओके, जिसको हम एनईएफटी बोलते हैं, ओके, आरटीजीएस बोलते हैं। और अभी जिसके चलते वो अपना जो डिजिटल यहाँ पर शाप है ना, वो यहाँ पर छोड़ते जा रहे हैं, और लगातार यहाँ पर जो स्ट्रिक्टनेस है उसके ऊपर भी थोड़ी कमजोरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डी रेगुलर, तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जो स्ट्रिक्टनेस है ना वो थोड़ी कम हो गई। मतलब जितनी चाहिए, जिस जिस मुकाबले में चाहिए, जिस तरीके से इसका स्तर बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से इसका यहाँ पर जो ओवरऑल घेरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम डाटा प्राइवेसी की बात करें तो ये भी हमारा अभी फंडामेंटल राइट बन चुका है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया था कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा जो प्राइवेसी है उसका कोई भी हनन नहीं कर सकता। ओके, तो अगर ये जो सोशल मीडिया एप्स जो चल रही हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कई बार कुछ ना कुछ तरीके से कहीं पर प्राइवेसी के ऊपर चोट आती है। तो इसलिए भारत सरकार ने नए आईटी रूल्स लेकर आई थी, जिसके चलते बहुत सारी अभी जो कंपनीज है, वो तो एक कंपनी जो जो व्हाट्सएप, उसने तो केस ही फाइल कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ। ओके, तो अभी वही बात करें कि डाटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग यहाँ पर वैध और यहाँ पर सही, यहाँ पर जेन्युइन चीज यहाँ पर हमें यहाँ पर पेश करनी। ओके, तो यहाँ पर लेकिन ये हो नहीं पा रहा, तो इसको सही करना है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है डिमांड बढ़ती जा रही है कि यहाँ पर डिजिटल डोमेन को, जो हमारा प्राइवेसी लॉज है ना, तो उनके चलते यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, और डाटा प्रोटेक्शन जो लेजिस्लेशन है ये लेकर आई जाए। तो अभी 2016 की बात करें कि कैम्ब्रिज एनालिटिका इंसिडेंट एक हुआ, जिसमें यहाँ पर एक्सपोज किया गया नॉन कमर्शियल कंसर्न के हिसाब से कि तो जहाँ पर जो बिग डाटा जो है उसकी जो अवेलिटी है, तो यहाँ पर वोटर प्रेफरेंस को भी वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो यहाँ पर बिग डाटा वही है, देखो जो भी जैसे फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, तो वहां पर जो भी आप पोस्ट वगैरह डाल रहे हो, जो भी वीडियोस आप शेयर कर रहे हो, डाल रहे हो, ओके, तो उससे आपका ना बिहेवियर पता चल जाता है कि मतलब आप क्या सोचते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, ओके, किसी अलग पॉलिसी के बारे में या किसी बिल के बारे में। तो वो सब चीजें, ये जो जितने भी सोशल मीडिया एप्स प्लेटफॉर्म है वो ऑब्जर्व करते रहते हैं आपसे। ओके, तो जैसे अभी देखो, अगर आपने अमेजोन में कोई चीज यहाँ पर सर्च की कि मुझे ये चीज मंगवानी है, मैं सर्च करता हूँ, चलो
या फ्लिपकार्ट पे की, थोड़ी देर बाद जो है ना अगर आप फेसबुक चलाओगे तो वहां पर भी वही सेम एडवर्टीजमेंट जो आपने सर्च की थी वो आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है। आप जो भी टाइप करते हो गूगल के ऊपर उसको स्टडी किया जा रहा है। ओके। और उससे ये पता चल रहा है इन सभी सोशल मीडिया एप्स को कि आप क्या चाहते हैं, फ्यूचर में आपको क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है, तो उसी चीज को बार बार आपके सामने यहाँ पर पेश कर दिया जाता है, फेसबुक के रूप में, गूगल की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके रूप में। ओके। तो यही यही यहाँ पर बात की जा रही है कि वोटर प्रेफरेंस जो है ना तो उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर सकता है ये जो बड़ा डाटा है। पता चल जाता है कि यहाँ पर जो अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ओके, तो क्यों कर रहा है, किन मुद्दों के ऊपर कर रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ज्यादा सपोर्ट चल रही है अभी। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पर बन जाती हैं। तो इसलिए इसी के चलते यहाँ पर बात करें जो ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ पर ईयू, तो इन्होंने यहाँ पर जो है डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन ये लेकर आए, तो ब्रिटिशर जो है अभी वो ईयू से अलग हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको अलग से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस यहाँ पर रखी गई फॉर इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फंक्शनिंग, तो ये भी यहाँ पर प्रोविजन इन्होंने अपने जो यहाँ पर डाटा लेजिस्लेशन जो ये लॉ लेकर है उसमें रखी गई। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें कि इसी के चलते पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में भारत में भी यहाँ पर असेस किया गया, लाया गया। तो यहाँ पर भी इसका जो मेन एम था वो यही था कि जो राइट टू प्राइवेसी जो 2017 में मिली थी उसको यहाँ पर बैलेंस करके चलना है, और साथ ही साथ जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको भी ग्रो करना है। ऐसा नहीं कि इनके ऊपर पाबंदियां हम लगा देंगे सोशल मीडिया एप्स के ऊपर, ये आगे ग्रो ही ना कर पाए, तो ये ऐसा भी नहीं करेंगे, तो बैलेंस करके चलना है। और आगे हम बात करेंगे बहुत बड़े पैमाने पर अनदेखी यहाँ पर की गई है, किसके पैमाने में, जो यहाँ पर लिंक निकल कर आ रहा है इसे बिग डाटा, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की, हमारा डेमोक्रेसी और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, तो इसमें से बहुत बड़ा भी इंटरलिंक सब चीजें हो चुकी हैं ये। लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, अनदेखी की जा रही। तो ये जो बिल है ये मेंशन करता है कि सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएट जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो इनके ऊपर यहाँ पर एक्शन हो सकता है। क्योंकि ये जो है एक अच्छा इम्पैक्ट जो है हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ऊपर डाल रही है, हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर डाल रही है। ओके, जो हमारा पब्लिक ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारी देश की प्रभु सत्ता है, जो हमारे देश की एकजुटता है, तो उन सबके ऊपर ये प्रभाव डालती है। अगर एक यहाँ पर अगर नफरत का मैसेज फैलना शुरू हो जाता है तो काफी फैलता है, तो वैसा ही भाव फिर यहाँ पर रहता है जो सिटीजन होते हैं उनके मन में। ओके, तो इससे टूटने के मतलब ना ये मतलब देश को तोड़ने वाली यहाँ पर जो बात हो जाती है, तो इस सब चीजों के ऊपर सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है। तो यही बात यहाँ पर इस बिल में भी मेंशन की गई। ओके, तो यहाँ पर तो इसीलिए यहाँ पर जो ये इंटरमीडिएटीज हैं, तो यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी बनती है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है कि डाटा जो है उसको कैसे यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और यहाँ पर जो चांसेस है कि मतलब डिफॉल्ट भी हो सकते हैं, नतीजा क्या निकल सकता है, तो उसके भी यहाँ पर बात करने की काफी बढ़िया यहाँ पर चांसेस, ज्यादा चांसेस यहाँ पर निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें यहाँ पर इनको मैनेज करके चलना होगा। तो यहाँ पर बात करें कि भारत की जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया और स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना ये इलेक्शन कंडक्ट करता है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के, और यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये इलेक्शन कंडक्ट करते हैं पंचायती राज इलेक्शन जो होते हैं लोकल गवर्नमेंट के गांव में, और दूसरा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं शहरों में। तो इन सब चीजों के ऊपर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो फोकस करते हैं। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है संविधान के आर्टिकल 324 के तहत। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी यही बात करेंगे जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज है, तो अभी इनका भी जो रिलायंस है ना, तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग जो इलेक्टोरल जो कंप्लाइंस हमारे सामने यहाँ पर है, तो यहाँ पर उसको इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया जा रहा है कि वो डाटा को जो है ना कैप्चर कर सके, पता कर सके कि मतलब जो हिडन कॉस्टिंग हो रही है, मतलब जैसे इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन में कोई कुल खर्चा जो से इलेक्शन कमीशन लेकर चलता है कि चलो अभी किसी एक राज्य में इलेक्शन होने हैं, कितनी आबादी है, कितनी वोटिंग मशीन चाहिए, ओके, तो कितने जो है लोगों को लगाना पड़ेगा इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर, तो उनको भी अलग से जो है अलाउंसेस मिलते हैं यहाँ पर जो इलेक्शन ड्यूटी के जो काम करते हैं। तो खर्चा होता है एक इलेक्शन करवाने का। ओके, लेकिन हिडन कॉस्टिंग वो होती है जो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो खुद से पैसा खर्चा करते हैं। ओके, जैसे शराब बांट दी या कपड़े बांट दिए, रैलीज करवाई। ओके, तो यहाँ पर जब रैलीज भी करवानी होती तब भी यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको पैसा देना पड़ता है कि आप जो है हमारी रैली में जरूर जाएं, क्योंकि मतलब दिखाना होता है लोगों को कि हमारे पास लोगों की अच्छी मतलब सपोर्ट है।
तो सभी रैलीज में ऐसा होता है, चाहे कोई भी पार्टी रैली कर ले, तो यहाँ पर सब जगह ऐसा होता है। तो यही हिडन कॉस्टिंग, मतलब इसको निकाला जाए तो यहाँ पर जो इलेक्शन फाइनेंसिंग कंसर्न है, तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो डाटा का यूज अभी बढ़ता जा रहा है। अगर हम यहाँ पर अभी जो यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, अगर हम इलेक्शन की रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो उसके अलावा जो यहाँ पर फेक न्यूज होती है, ओके, तो उसको कैसे रोकना है, तो ये सब चीजें हैं जिसके ऊपर यहाँ पर फोकस करना होगा। तो ये सब चीजें, इनके ऊपर निगरानी तब से शुरू हो जाती है जब यहाँ पर एक बार जो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लागू कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, जब किसी भी राज्य में इलेक्शन होने होते हैं ना, तो जैसे 1 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, तो 1 महीने पहले यहाँ पर ना क्या करता है इलेक्शन कमीशन, वो डेट अनाउंस कर देता है, तो डेट की कब इलेक्शन होगा। ओके, तो जैसे वो बिल्कुल 1 महीने पहले होता है, तो इसका मतलब होता है कि मतलब कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। जैसे 1 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, तो 1 मार्च, पिछली 1 मार्च को यहाँ पर डेट अनाउंस हुई, तो उसी जब जब डेट अनाउंस की गई उसी तारीख से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि फिर जो सरकार है, जहाँ जिस राज्य में इलेक्शन होने, तो सरकार जो है कोई भी अभी बिल वगैरह पास नहीं कर पाएगी अपने अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर, और फर्दर जो भी ग्रांट फर्दर जारी करनी, तो ये सब कुछ नहीं होगा। अभी सब कुछ तभी होगा जब नई सरकार बनेगी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो स्कोप है डिजिटल इंजरी का, तो वो भी बहुत ज्यादा है। मतलब जब ये नुकसान करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान ये कर सकते हैं। जैसे बात करें कि बहुत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े नंबर जो है ना लोगों की, उनके ऊपर ये टारगेट करते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जब इलेक्शन हो रहे तभी यहाँ पर ये टारगेट करेंगे, तो इसके अलावा जब इलेक्शन हो भी गए तो सब उसके बाद भी सब कुछ चलता रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। और जिसके चलते जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो विश्वसनीयता होती है और इलेक्टोरल प्रोसेस को, तो उसके ऊपर भी ये ठेस पहुंचा सकते हैं। और जो भी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं, जैसे ईवीएम मशीन हम यूज करते हैं, उसकी जो विश्वसनीयता है, तो उसके ऊपर भी ठेस पहुंचा सकते हैं कि लोगों के मन में अभी दुविधा हो सकती है कि ये जो ईवीएम मशीन्स हैं ये हैक हो जाती हैं, मतलब जो है किसी पर्टिकुलर पार्टी की मोनोपोली चल रही है, और जो है जो वोट किसी और को डाले और किसी और को जाते थे। कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से ये दावा किया जाता है जब वो हार जाती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हारती हैं, कि ईवीएम के साथ जो है छेड़छाड़ हुई। लेकिन देखो, ये ईवीएम अब की नहीं है, पिछले 10-15 साल पहले भी यहाँ पर दूसरी पार्टीज की सरकारें रही हैं, तो अभी सरकारें बदली हैं। तो अभी देखो, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में भी, और जितने भी अभी और जिन राज्यों में इलेक्शंस हुए, तो यहाँ पर ज्यादातर जो है ना, जैसे हम बात करें ममता बनर्जी की, तो वो सत्ता में आ गई, वो टीएमसी से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम डीएमके की बात करें, वो सत्ता में आ गई। तो ऐसी पार्टीज आएंगी। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इंसिडेंट्स होते हैं कि मतलब कि जैसे वोट किसी और को डाली, किसी और को चलेगी, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। ओके, तो ये कोई भी पार्टी जो है ना, जब इलेक्शन हार जाती है तो वो चैलेंज नहीं करती है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को। ओके, तो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई भी चैलेंज नहीं करती, सिर्फ आरोप लगाती है। देखो जी, जो आरोप लगाते हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों को एक मतलब नेगेटिव सेंस बताने के लिए करते हैं कि ईवीएम सही नहीं है। तो ये इसी चीज को ना हमें यहाँ पर जो आम लोग हैं तो उनको समझाना है। ओके, तो मतलब कि ये जो भी चीजें जो हमारी बॉडीज काम करती हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर इनकी क्रेडिबिलिटी है। ओके, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चोट पहुंचा सकते हैं अगर यहाँ पर इसका गलत इस्तेमाल होता है। तो जैसे अभी देखो, अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज भारत में काम करती हैं, तो अगर उनके हम पेजेस की, फेसबुक पेजेस की बात करें, तो कोई एक पेज नहीं है उनका। अलग अलग नाम से बहुत सारे पेजेस लाखों के हिसाब से बनाए हुए हैं, जो कि यहाँ पर करोड़ों के हिसाब से जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हर एक कोई जो है दूसरे के बारे में नेगेटिव बताने की यहाँ पर कोशिश करता है कि उसने ये काम नहीं किया। तो ये सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इसी चीज को कहते हैं। तो यहाँ पर झूठ ज्यादा होता है, सच्चाई बहुत कम होती है, जब खास तौर पे जो आरोप लग रहे होते हैं। ओके, तो इसका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें कि ये जो ऐसे थ्रेट्स जो है इनको एड्रेस किया जा सकता है। एक यहाँ पर प्रपोजल दिया जा रहा है जिसका नाम है डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका नाम याद रखें, आंसर राइटिंग में इसको आप यूज कर सकते हो, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये प्रपोजल है, तो यहाँ पर बात करें कि इसकी जो फोरेंसिक कैपेबिलिटीज है, तो वो क्या करेंगी, जो यहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं, तो उनको यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट देगी। यहाँ पर जो भी थ्रेट निकल कर आ रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस निकल कर आ रहा है डिजिटल डोमेन में, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो है एक टाइम ब्रैकेट जो है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का यहाँ पर होगा, जिसके चलते उनको यहाँ पर कुछ पावर्स दी जाएंगी।
तो यहाँ पर एक सीमा होगी जिसके चलते हम यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पर जो है काम करते रहेंगे, और जब यहाँ पर पता लगेगा कि यहाँ पर कुछ बदलाव करने की जरूरत है नोटिफिकेशन में, करते रहेंगे। ओके। तो आगे यहाँ पर बात करेंगे इसी, यहाँ पर अगर न्यू थ्रेश होल्ड की हम बात करें, इसका जब हम इंक्लूजन अंतर इसको मतलब कि इंक्लूजन करने की बात करें, तो यहाँ पर जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, तो अभी उसी की यहाँ पर बात चल रही है। तो अभी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जैसे हम वोट डालकर अपनी सरकारें चुनते हैं, ओके, तो उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट डाटा प्रोटेक्शन बिल है, तो वो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन क्रिएट कर रहा है बिटवीन डीपीएआई एंड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो इन सबको जो है इकट्ठे होके काम करना पड़ेगा, एक स्वर में काम करना होगा, इतनी बढ़िया इन सबकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तभी जो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को हम सही ढंग से यहाँ पर प्रमोट कर पाएंगे। ओके। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो ये बिल है डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन भी यहाँ पर देता है। जैसे जुडिशरी का काम होता है जजमेंट देनी, ओके, न्याय करना, दूसरी तरीके से ये पावर्स इसको भी दी जा रही। तो यहाँ पर मैंडेट करता है जो डीपीएआई है कि वो यहाँ पर ऐसी कंसल्टेशन जो है ना किसी अथॉरिटी से यहाँ पर ले सकता है, यहाँ पर किसी रेगुलेटर से ले सकता है, अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी जुरिडिक्शन का मामला उसके सामने आता है, अगर कोई एक्शन यहाँ पर लेना पड़े उसको तो। और दूसरी यहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज की बात कर रहे हैं कि इनको जो है हो सकता है यहाँ पर स्पेसिफिकली कवर यहाँ पर ना किया जाए इस बिल में। ओके, तो अभी सिर्फ इस बिल की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली कवर इसको ना किया जाए। देखो 2019 में बहुत सारे बिल भारत सरकार लेकर आई थी और बहुत सारे बिलों ने एक्ट बनना था, लेकिन 2020 में वो सिचुएशन वैसी बन ही नहीं पाई। 2020 में, और जब से ये कोरोना वायरस आ गया उसके बाद में, तो एक बार तो सेशन भी हमने डिले कर दिया अपना पार्लियामेंट का, तो ये बात नहीं बन पाई। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इश्यूज उन्हीं के ऊपर यहाँ पर सरकार अभी फोकस करके चल रही है। ओके, तो अभी यहाँ पर अब तक ये बिल ही है। ओके, तो उसी की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को यहाँ पर स्पेसिफिकली कवर नहीं किया, यहाँ पर कवर नहीं किया हुआ है। और जो प्रोविजन यहाँ पर जो प्रोवाइड यहाँ की जा रही है, तो एक अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास, यहाँ पर जो बिल बना रहे हैं उनके पास, कि वो इलेक्टोरल बॉडीज जो है ना, जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, उनको रिविजिट करें एक बार, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें किस तरीके से। जो बिग डाटा डोमेन में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो आगे बात करें भारत में जो इलेक्टोरल रॉन्ग डूइंग्स होती है, जब भी यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, तो मतलब इलेक्शन के जब ये एक महीना जो मिलता है ना, जब यहाँ पर मैंने बात की थी कि 1 मार्च को इलेक्शन डेट्स अनाउंस किया और एक अप्रैल को इलेक्शन हो गए, तो पूरा का पूरा महीना मिलता है, पता चल जाता है कि ये डेट को इलेक्शन होगी, तो फिर वो कैंपेनिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारी गलत चीजें होती हैं। ओके, तो यहाँ पर अपराध होते हैं इलेक्शन के रिलेटेड, और करप्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर होती हैं। ओके, तो यहाँ पर जिसको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना वो कंट्रोल करके चलता है, जहां पर उसको पता चल जाता है कि ये कोई इलेक्टोरल ऑफेंस यहाँ पर हुआ, तो उस हिसाब से वो सजा भी देता है वहां पर। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा कैंपेनिंग करने में सस्पेंशन कर दी जाती है कि आप 24 घंटों तक या 2 दिन तक आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते। तो इस चीजें ऐसी चीजें यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर डाटा बिग डाटा डोमेन की बात करें तो एक नई डायमेंशन जो है हमारे सामने लेकर आता है। अगर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज की बात करें तो यहाँ जो इलेक्शन है वो गलत तरीके से यहाँ पर कंडक्ट हो सकते हैं। ओके, तो जिसको कि मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी यहाँ पर जो कैंडिडेट जो कंटेस्ट कर रहे हैं, ओके, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर जो ना गलत इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है। जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर इलेक्शन प्रैक्टिसेस में गलत चीजें होती हैं, तो यहाँ पर बिग डाटा डोमेन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। ओके, तो वही है कि मतलब हर एक चीज के बारे में पता है लोगों को, तो वो यहाँ पर जानकारी यहाँ पर डिजिटल डोमेन में हो जाती है। तो फिर लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो यहाँ पर कैंडिडेट है वो भी समझते हैं कि वोट किसकी ओर जाएगा, किसकी ओर नहीं जाएगा, किसको कैसे इन्फ्लुएंस करना है। ओके, क्या चीज देनी है, शराब देनी है या फिर कोई और चीज देनी है, तो ये सब चीजें यहाँ पर पहले से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज की बात करें कि वो यहाँ पर इस काबिल हैं कि वो एक लीवरेज दे सकती हैं डीपीएआई को, एक और से यहाँ पर डीपीएआई काम करे, और दूसरी ओर से यहाँ पर जो है ईएमपी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज है वो भी काम करे। और यहाँ पर कंसिडरेबल जो पीनल पावर्स है वो दी जा सकती है यहाँ पर डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पर जो एनफोर्समेंट स्पेस है, ठीक है, इलेक्टोरल लैंडस्केप में, तो वो भी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है डीपीएआई की, कि वो भी जिस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज काम कर रही है, तो ये भी करे यहाँ पर पूरी अपनी जो है सपोर्ट प्रोवाइड करे। और आगे यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर थ्रेट रहता है कि मिस यूज हो सकता है, जो यहाँ पर
जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर है उनका जो डाटा है। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि सोशल मीडिया से जो कोई भी ऐप चली तो वहां से चोरी भी हो सकता है डाटा। वो तो यहाँ पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस जो है अभी रियल में ये देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो ये शब्द जो है ना, इसको इस बिल में डिफाइन नहीं किया गया अच्छे से कि ये क्या चीज है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। देखो कोई भी बिल बनता है ना तो उसमें जो भी ड्राफ्ट तैयार होता है तो प्रॉपर डिफाइन किया जाता है हर एक चीज को। ओके, तो कोई भी अगर वर्ड लिखा है तो उसको डिफाइन करते हैं कि ये चीज यहाँ पर पर्याप्त इसका मतलब बनता है। ओके, तो उसको भी यहाँ पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को इस बिल में डिफाइन नहीं किया हुआ, तो ना ही यहाँ पर इलेक्टोरल लॉज के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई मेंशन यहाँ पर किया गया है कि जो आर्टिकल्स जैसे 324 से लेकर 329 तक यहाँ पर जो भारतीय संविधान के आर्टिकल, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कि कैसे इलेक्शन कमीशन काम करे, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर बात नहीं की गई है। ना ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51 तो इनकी बात की जाती है। तो बहुत सारी ये चीजें जो होती है ना जब इलेक्शन होता है, तो जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इलेक्शन के दौरान भी और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51 और जो ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है, यहाँ पर इनसे भी बहुत सारी पावर्स मिलती हैं ओके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो अलग अलग यहाँ पर जो भी इलेक्शन के दायरे में काम होता है। तो आगे यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो वो भी यहाँ पर वो इसी तरीके से देखता है इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन यहाँ पर हो रहे, और यहाँ पर इसको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का एक सबसेट यहाँ पर कहा जा रहा है इस बात को। और यहाँ पर जो बिल है ना, तो जो इंडिविजुअल जो इलेक्शन स्टेप्स है, जो प्रोसेसेस हैं, उससे यहाँ पर काफी दूर है। ओके, और जो थ्रेट निकल कर आ रहे हैं बिग डाटा डोमेन के, तो यहाँ पर उसको काउंटर किया जा सकता है अगर यहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को सही तरीके से हम रन करें। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मल अमेंडमेंट्स के लिए वेटिंग किए बना जो है हमें यहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को भी जगह देनी चाहिए इस बिल में। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर है इस आर्टिकल के वो डायरेक्टर जनरल है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट इलेक्शन कमीशन में। ओके, और आगे यहाँ पर बात करें एडिटोरियल नंबर 3 की, तो जीएस 3 के अंतर्गत ये सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक है ये वाला। और बात करें रिलैक्स विद एन आई ऑन फ्यूल प्राइसेस। तो अभी शनिवार की बात करें कि मुंबई ये पहला शहर बना, पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी बना जो बड़े शहर है, महानगर है हमारे, जिसमें पेट्रोल प्राइस जो था यहाँ पर वो सेंचुरी उसकी हो गई। तो यहाँ पर 100 रुपए के पार ये चला गया पर लीटर के हिसाब से। और डीजल जो है ये भी मतलब काफी महंगा यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर ये 92.17 रुपीज के हिसाब से मुंबई में बिका ये। और ये हाइक यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर जो कॉमोडिटी प्राइसेस है उसके ऊपर भी यहाँ पर ना जो है अभी जो पिछले कुछ महीनों में जो शार्प प्राइस राइसेस जो देखने को मिले उसके चलते यहाँ पर ये भी एक बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट जो है डालेगा। तो पहले तो कॉमोडिटी प्राइसेस बड़े होते क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं निकल कर आ रही है अलग अलग यहाँ पर अगर कॉमोडिटीज की बात करें, और दूसरा प्रोडक्शन नहीं निकल कर आ रही, डिमांड यहाँ पर है तो सप्लाई कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसके चलते अगर ऐसी सिचुएशन बने तो प्राइस राइज हो जाता। पहले उनके प्राइस राइज हो तो अभी जो है अभी पेट्रोल डीजल इसके भी प्राइस राइज जो है अभी देखने को मिल रहे हैं। तो आगे बात करें जो कॉमोडिटीज, अगर इनकी बात करें इनको यहाँ पर चार ब्रॉड बास्केट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रीशियस मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेस इंडस्ट्रियल मेटल्स उनकी बात कर रहे हैं, एनर्जी आइटम जो होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चरल, फूड एंड नॉन फूड कमोडिटीज। तो ये चार यहाँ पर अलग अलग बास्केट्स की बात की जा रही है जिनके चलते जो है यहाँ पर प्राइस राइज हो रहा है। और इनमें से बात करें कि जो बेस मेटल्स है और एग्रो कमोडिटीज है, तो इन दोनों में ज्यादा यहाँ पर प्राइस राइज 2021 में देखने को मिला। तो एग्रो कमोडिटीज जो खाने के रिलेटेड जो आपको चीजें मिल रही हैं, ओके, या फिर और जो एग्रीकल्चरल के रिलेटेड जो भी कमोडिटीज होती हैं तो वहां पर दाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बेस मेटल जो इंडस्ट्रीज में जो यूज होती है जैसे लोहा हो गया, ओके, तांबा वगैरह हो गया, तो उसके भी प्राइस राइज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर बात करें कि प्राइस हाइक्स इन प्रीशियस मेटल्स एंड फ्यूल आइटम्स हैव बीन रिलेटिवली सबड्यूड। ओके, तो अभी ये जो बाकी बचे हुए थे दो बास्केट्स, तो अभी इनमें भी धीरे धीरे अगर फ्यूल आइटम्स की भी बात करें तो धीरे धीरे अभी वही इसी लाइन के ऊपर आ रही है जिस लाइन पे यहाँ पर पहले से ये पहली वाली कॉमोडिटीज थी। और आगे यहाँ पर बात करें जो फैक्टर्स यहाँ पर है, मतलब जो स्पाइक हो रहा है, तो यहाँ पर ये बात करें कि यहाँ पर लिक्विडिटी की भरमार भरमार हो चुकी है मार्केट में, और ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड मॉनेटरी ईजिंग। तो अभी देखो आरबीआई ने जो है ना वो क्या किया हुआ है कि जब से पिछले साल का फर्स्ट वेव आया था, लॉकडाउन लगा, तो उस समय से ही जो रेपो रेट होता है उसको 4% तक ही रखा, उसको बढ़ाया ही नहीं।
तो अभी अगले साल जब 2021 की बात करें, शुरुआती दिनों की बात करें, तो ठीक हो गया बिजनेस थोड़ा। तो आरबीआई इसको बढ़ा सकता, लेकिन नहीं बढ़ाया उसने। उसने बोला कि रेपो रेट उतना ही रहेगा 4% का जितना पिछले साल चला। इसके चलते क्या हो जाता है, जब रेपो रेट कम होगा तो जो भी बोरोवर बैंकों में जाएगा, बोलेगा कि मुझे लोन पे पैसा दीजिए, तो ब्याज यहाँ पर कम से कम लगेगा। तो जैसे 4% का है तो ब्याज कम है। जैसे ही रेपो रेट बढ़ाएगा आरबीआई, तो उसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक वो भी अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे। ओके, तो जब ब्याज दर बढ़ेगा तो फिर लोग यहाँ पर झिझकते हैं कि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब ब्याज दर थोड़ा कम होगा तभी लोन उठाते हैं। ओके, तो ये अभी सिचुएशन ये है कि ब्याज दर कम है, तो लोग लोन यहाँ पर जितना भी थोड़ा बहुत उठा रहे हैं, जिसके चलते मार्केट में लिक्विडिटी है, पैसा जो है अच्छे खासी तरीके से फ्लो कर रहा है। ओके, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि मतलब वो जो मॉनेटरी ईजिंग की हुई है ना, तो उसके चलते यहाँ पर ये ज्यादा जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मॉनेटरी ईजिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी टू फास्टर देन एक्सपेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी टू सप्लाई कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से बात करें तो ये यहाँ लिक्विडिटी की यहाँ पर जो सिचुएशन है, ज्यादा बड़े तरीके से यहाँ पर जो है फैलती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ये बात एक्सपेक्ट की जा रही है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर हो सकती है टू सप्लाई कांस्टेंट। तो कहने का मतलब सप्लाई कांस्टेंट जो अभी आ रहे हैं, इनकी जो बाधा है, अगर ये सही होती है तो फिर यहाँ पर जो है धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो सकती है। तो सिचुएशन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि लॉकडाउन के चलते कारोबार नहीं चल रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है और यहाँ पर सप्लाई नहीं है, सप्लाई कांस्टेंट्स है। सो हाउ डू हायर प्राइस ऑफ बेस मेटल्स एंड फूड प्राइसेस इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी। तो अभी जब फ्यूल्स के प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे और बेस मेटल्स के प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे, फूड प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो इंडियन इकोनॉमी को ये कैसे इम्पैक्ट करेंगे। तो आगे बात करें जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, तो ये अफेक्ट कर सकते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से। तो मैक्रो इकोनॉमी में जब भी हम बात करते हैं तो पूरे इंडिया के इकोनॉमी की बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे तो किसी इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की इकोनॉमी की बात कर लेंगे, तब यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमी का जो वर्ड है इस्तेमाल किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करेंगे, थ्रू इन्फ्लेशन हम जो है यहाँ पर मेजर कर सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट है कमोडिटी प्राइसेस का। महंगाई बढ़ जाती है, जब भी प्राइस बढ़ेंगे तो अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसके चलते जो बाकी उसके साथ इंटरलिंक्ड कमोडिटी होती है तो उनका भी प्राइस राइज यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। तो फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है इसके ऊपर भी यहाँ पर जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, और इसके चलते यहाँ पर बात करें, देयर आर टू प्राइमरी मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो दो यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करें जिसके चलते हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं भारत में। तो पहला है सीपीआई, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा यहाँ पर होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, तो देखो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये जो रिटेल इन्फ्लेशन होती है, जो यहाँ पर कंज्यूमर को जिस दाम पर चीज पहुंच रही है ना, उस दाम के हिसाब से यहाँ पर ये मेजरमेंट लगाते हैं कि महंगाई कितनी बड़ी है पिछले महीने के हिसाब से। ओके, इस इंडेक्सेस का रिपोर्ट हर महीने बाद आती रहती है, डब्ल्यूपीआई की भी और सीपीआई की भी। और डब्ल्यूपीआई यहाँ पर होता है ये महंगाई को जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल होता है उस हिसाब से यहाँ पर मेजर करता है। कहने का मतलब जब फैक्ट्री में से सामान बन गया और तब यहाँ पर जो पहली बार सेल किया गया, तो यहाँ पर वो किसी होलसेलर के पास गया। ओके, तो शहर में जो होलसेलर की मार्केट है उसका काम होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रख के उसको निकाल दो बस सामान को। और जितने भी बाकी के दुकानदार होते हैं ज्यादातर वो होलसेलर्स के पास ही जाते हैं, वहीं से सामान खरीदते हैं कि सस्ता पड़ता है। ओके, तो फिर जो है खुद यहाँ पर आकर अपने शहरों में, गांव में आकर बेचते हैं। तो वही यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, जब यहाँ पर फैक्ट्री से चीज बाहर आ रही है तो उस समय क्या प्राइस था। ओके, तो यहाँ पर दोनों को, यहाँ पर दोनों तरीके से हम महंगाई को मेजर करते हैं भारत में। और टोटल वेट जो यहाँ पर कमोडिटीज का है इन सीपीआई एस्टिमेट्स अमाउंट टू 32.5% एंड एज मच एज 41% इन डब्ल्यूपीआई। तो ये अलग अलग वेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं महंगाई के रिगार्डिंग। तो ये हर महीने यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है अलग अलग कमोडिटीज के हिसाब से। आगे यहाँ पर बात करें प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स की कोई एग्जांपल दीजिए, क्या हो सकती है प्रीशियस मेटल्स। तो यहाँ पर जो कीमती मेटल, जैसे हम सोना की बात करें, चांदी की बात कर लें। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रीशियस मेटल्स वेट अबाउट 1% इन बोथ इन्फ्लेशन मेजर। तो यहाँ पर सीपीआई में भी और डब्ल्यूपीआई में भी, तो यहाँ पर 1% का जो है महंगाई दर यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी अगर एनर्जी आइटम्स की बात करें तो यहाँ पर डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की अगर बात करें तो यहाँ पर ये डबल हो चुका है। डब्ल्यूपीआई यहाँ पर 12.5% है और सीपीआई यहाँ पर 6.7% है। अगर हम एनर्जी आइटम्स की बात करें तो एनर्जी आइटम्स में जैसे फ्यूल आ गया। ओके, तो और भी जो चीजें जहां से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं,
और बेस मेटल्स की यहाँ पर बात करें, however are not directly included in CPI but account for 9.6% and agricultural items for 25% in CPI एंड 18% इन WPI। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो बेस मेटल्स हैं उनको यहाँ पर सीपीआई में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है अकाउंट जो निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर एग्रीकल्चरल आइटम्स के रिगार्डिंग बात करें तो वो यहाँ पर 25% है सीपीआई के रिगार्डिंग, और 18% है WPI के रिगार्डिंग। और अगर हम यहाँ पर बेस मेटल्स की बात करें तो ये यहाँ पर 9.6% निकल कर आ रहा है यहाँ पर सीपीआई में। तो ये जो जितना भी परसेंटेज होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि पिछले महीने का कंपैरिजन बताते हैं कितना परसेंटेज राइज हुआ, यहाँ पर फॉल हुआ। फॉल होगा तो माइनस में आएगा, राइज होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा। सो while the sharp rise in base metals prices doesn't affect CPI directly, it impacts WPI। और इसी के चलते आगे बात करें कि अभी इसी समय में जो फूड प्राइसेस है वो भी यहाँ पर ग्लोबली राइज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो उसका यहाँ पर एक चौथाई हिस्से की यहाँ पर बात करें कि इतने दर पर जो है ग्लोबली फूड प्राइसेस जो है वो राइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट है भारत के केस में तो वो थोड़ा कम है फूड प्राइसेस का। यहाँ पर जो ग्लोबली जो प्राइस राइज हो रहा है उसका भारत में जो इम्पैक्ट बहुत कम है, क्योंकि भारत जो है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है फूड आइटम्स के मामले में। तो कोई समय था जब हम नहीं थे सफिशिएंट, तो जब हम यहाँ पर हमें डिपेंड होना पड़ता था किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, जैसे अमेरिका से भी हम यहाँ पर जो फूड आइटम्स थे उनको इम्पोर्ट करते थे, गेहूं चावल वगैरह। ओके, तो कई समय तो जिस समय हमारी वॉर की सिचुएशन होती थी 1962 की बात करें, 65 की बात करें, तो अमेरिका जैसा देश हमें धमकियां भी देता था कि आपको जो भी ये सामान पहुंचता है फूड आइटम्स तो उसके ऊपर भी हम पाबंदी लगा देंगे अगर आप जो है पाकिस्तान के साथ वॉर खत्म नहीं करते हो तो। ओके, तो ये सिचुएशन किसी समय हमारी थी, लेकिन आज जो है हमारे पास पर्याप्त यहाँ पर अनाज हमारे पास जो है उसका स्टॉक पड़ा हुआ है। और आज की डेट में अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वो काफी कम हो चुकी है, तो जो मोर देन 95% जो अमेरिका है वो सर्विस सेक्टर में चला गया है। ओके, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका अभी बहुत कम हो चुका है। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि हमारे भारत के ऊपर इतना इम्पैक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी ओर जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो यहाँ पर एक तरीके से ना एक एंकर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर बनाता है हमारा जो आरबीआई है। ओके, फिस्कल पॉलिसी को यहाँ पर मेंटेन करके चलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी ये लार्जली अनअफेक्टेड रहेगी जितने भी यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली राइज हो रहे हैं उसके चलते। तो डब्ल्यूपीआई यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर आगे अगर बात करें जो हायर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है, यहाँ पर उसके चलते जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो महंगाई है वो भी बढ़ सकती है। तो ये डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स टू पास ऑन ऑल इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेस टू कंज्यूमर्स। तो कहने का मतलब देखो, जो भी प्रोड्यूसर किसी एक चीज को बना रहा है तो उसको बनाने में जितना उसका खर्चा ज्यादा होता जा रहा है, तो सिंपली क्या है, वही डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है कि महंगाई बढ़ गई होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, और वही खर्चा वो ऐड कर देता है कि जो चीज पहले 10 रुपए की मिल रही थी तो यहाँ पर अगले महीने हो सकता है वो 15 रुपए में मिल रही है। तो वो सीधा सीधा बोझ जो है किसके ऊपर चला गया, जो आम कंज्यूमर्स है। ओके, तो वही बात करें कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो है वो उसके चलते सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि अपना खर्चा वो यहाँ पर कंज्यूमर्स के ऊपर जो है वो डाल देते हैं। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर बात करें, जो अगर हम वीक डिमांड एनवायरनमेंट की बात करें कि डिमांड बहुत कम है और कंपनी जो है वो यहाँ पर इसको सिर्फ एक आधे तौर पर ही इसको अगर लेकर चलती है, तो implying that a portion of higher input cost may lead to lower margins in the immediate future। ओके, तो अगर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो शुरुआती जो रॉ मटेरियल का जो खर्चा इनका आ रहा है कोई भी चीज बनाने में, ओके, तो उससे आने वाले समय में जो इनके मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन इमीडिएट फ्यूचर में वो कम हो सकते हैं, क्योंकि डिमांड के ऊपर सब चीजें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। ओके, तो डिमांड जिस तरीके से डिमांड का माहौल होगा उसी तरीके से सप्लाई जाएगी, उसी तरीके से प्रोडक्शन होगी। तो ज्यादातर अगर डिमांड वीक हो गई तो प्रोडक्शन को बंद भी कर दिया जाता है। तो पहले तो जो स्टॉक्स होते हैं तो उन्हीं को सेल किया जाता है, तो कई बार स्टॉक भी सेल नहीं होते, इतनी कम डिमांड हो जाती है। ओके, तो जिसके चलते खर्चा तो उनका ज्यादा आया होता बनाने में, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन को फिर उनको जो है कम करना पड़ता है। क्यों कम करना पड़ता है, वो चाह रहे होते कि हमारा सामान बिक जाए बस। ओके, तो यहाँ पर एक फिस्कल ईयर में जो चीज हमने प्रोडक्शन की है वो निकल जाए तो यहाँ पर दाम कम कर देते हैं, उनका मार्जिन जो है कम हो जाता है। और आगे यहाँ पर फॉरेन फॉरेन ट्रेड की बात की जा रही है।
तो फॉरेन ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर सेफ है। तो भारत जो है एक लार्ज नेट इंपोर्टर है ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड एनर्जी आइटम्स। देखो जितना भी क्रूड ऑयल वगैरह हम यहाँ पर लेकर आते हैं भारत में, तो बाहर से ही आता है हमारे यहाँ पर। और भी बहुत सारी प्रीशियस मेटल्स को भी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। एंड दूसरा बात यहाँ पर करें, इट इज ए नेट सरप्लस नेशन इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। ओके, तो जितनी भी फूड के रिगार्डिंग यहाँ पर कमोडिटीज हैं, जितनी भी तरह की फसल उगाई जाती है उसमें हम सरप्लस हैं। ओके, तो नेट सरप्लस हमें हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो आयरन और स्टील है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की बात करें। और इसके अलावा यहाँ पर हाफ से ज्यादा यहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में फॉर्मेशन के तौर पर ये काम करते हैं अपने देश में। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कि एक यहाँ पर जो कैपिटल बन गया उसको हिलाया नहीं जा सकता। जैसे आपने कोई कंपनी खोलनी है, कोई स्कूल खोलना है, कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो वहां पर उसके लिए आपको एक बिल्डिंग चाहिए, तो वो आपका फिक्स्ड कैपिटल हो गया जिसको आप अभी हिला नहीं सकते। ओके, तो उसके बाद जैसे अगर कोई प्लांट चल रहा है तो एक बिल्डिंग बन के उसके अंदर आप मशीन्स लगा रहे हैं, तो वो भी आपका फिक्स्ड कैपिटल है। ओके, तो वही बात कर रहे हैं। खासतौर पर अगर आयरन और स्टील की बात करें तो मशीनरी वगैरह भी ज्यादातर आयरन स्टील से ही निकल कर बनती है। ओके, लोहे से ही बनती है। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर भी लोहे के रॉड्स पड़ते हैं। तो काफी मतलब कि इनका इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी में। तो यहाँ पर उसका उनका यहाँ पर अहम रोल है। तो यह बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इसी एस्टिमेट से यहाँ पर बात करें कि दीज एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूजिंग फिक्स्ड रेशियोज ऑफ ए बेंचमार्क ईयर। ओके, तो इसी एस्टिमेशन के हिसाब से यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है, अपना जो यहाँ पर सिचुएशन जो है रखी जा रही है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगस्त 2019 की बात करें तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आर्टिकल एक आया यहाँ पर, उसका नाम था कैन इंडिया रेज इट्स जीडीपी पर कैपिटा टू $5,000 पर 2030। ओके, तो आरबीआई इकोनॉमिस्ट जयंता कुमार मलिक, ओके, तो यहाँ पर उनके द्वारा ये बात कही गई, द शार्प इंक्रीज इन स्टील प्राइसेस वाज एसोसिएटेड विद ए सिमिलर शार्प इंप्रूवमेंट इन द ग्रोथ ऑफ जीबीए, ओके, इन कंस्ट्रक्शन एंड जीएफसीएफ ड्यूरिंग 2003 टू 2012। तो ये जो आरबीआई के इकोनॉमिस्ट है वो सीधी सीधी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि स्टील प्राइसेस में जो यहाँ पर शार्प राइज देखने को मिला, ओके, तो दूसरी और जो शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिली जीबीए, तो यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड, जैसे जीडीपी की हम बात करते हैं, जीडीपी होती है जैसे पूरे देश की एक जीडीपी निकाली हमने। ओके, पूरे एक देश की जीडीपी, एक राज्यों की जीडीपी हमने निकाली। ओके, तो इस तरीके से एक पूरा पर्टिकुलर यहाँ पर बड़ी एंटाइटी हम लेते हैं जिसकी हम जीडीपी मेजर करते हैं, पता चलता है कि यहाँ पर एक साल में कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी वैल्यू की प्रोडक्शन हुई है। तो यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बिल्कुल उसी तरीके से है। तो यहाँ पर भी जो है कितने वैल्यू गुड्स जो है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है ऐड की गई है, तो यहाँ पर जो छोटे से छोटा एरिया होता है तो उसको यहाँ पर कवर करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल टाउन में क्या जीबीए निकल कर आया, क्रॉस वैल्यू एडेड कितना हुआ, कितने यहाँ पर वैल्यू की प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्ट्स जो है निकाले गए हैं, कितने वैल्यू की सर्विसेज जो है वो निकाली गई। तो यही बात कर रहे हैं कि जीबीए कंस्ट्रक्शन के मामले में काफी ज्यादा निकला है। तो यहाँ पर जो छोटे तौर पर भी जैसे कोई शहर है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ घर वगैरह बन ही रहे होते हैं, कोई रोड एक्टिविटीज, यहाँ पर कुछ सड़क का निर्माण या पुल का निर्माण हो रहा होता है। तो वही बात करें जो यहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिली 2003 से लेकर 2012 तक। ओके, तो आगे बात करें जो ग्रोथ रेट है मैक्रो एस्टिमेट्स के हिसाब से बात करें तो वो थोड़े स्लैकेड, मतलब थोड़े से पीछे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे स्टील प्राइसेस जैसे 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 उनके दाम कम हुए 2012 से लेकर 2017 तक, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो ग्रोथ रेट था मैक्रो इकोनॉमी के लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर जीएफसीएफ के रिगार्डिंग थोड़ा वो भी कम हुआ। तो ये रिकवर हुआ बाद में, फिर 2017 से 19 में लेकर तो यहाँ पर दोबारा से स्टील की जो प्राइसेस थे उनमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली। आगे यहाँ पर बात करें जो कोफिशिएंट है, कोरिलेशन बिटवीन स्टील प्राइसेस एंड मैक्रो नंबर्स, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग बात करें कि हाईली हाईली सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर स्टील प्राइसेस और यहाँ पर मैक्रो नंबर्स की अगर हम बात करें, मैक्रो नंबर वही है जो जीवीए की जो परसेंटेज निकल कर आ रही है, जीडीपी की जो परसेंटेज निकल कर आ रही है। ओके, तो अभी जो मलिक है, जो आरबीआई के इकोनॉमिस्ट है, वो यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो वेरिएशन निकल कर आई है जीएफसीएफ की जो ग्रोथ है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जो ग्रोथ है, ओके, तो वो यहाँ पर कारण रही है, यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है स्टील प्राइसेस में उसके चलते, कि जहाँ जो मूवमेंट यहाँ पर स्टील प्राइसेस में देखने को मिलेगी उसका इम्पैक्ट यहाँ पर जीएफसीएफ की ग्रोथ में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही बात करेंगे, अगर ये सच्चाई है
तो हायर स्टील प्राइसेस वुड लीड टू हायर जीएफसीएफ ग्रोथ इन 2021। ओके, तो अगर यहाँ पर दाम बढ़ते हैं स्टील प्राइसेस के, तो यहाँ पर जीएफसीएफ ग्रोथ जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। 2021 में ये बात कर रहे हैं। दोबारा यहाँ पर बात करें, द बेस इफेक्ट वुड मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रू इम्पैक्ट। However, what is different this time, 2003 to 2012, is the weak demand for the residential projects. तो यहाँ पर ये जो समय रहा है 2003 से लेकर 2012 तक, इतनी डिमांड नहीं रही है कि हमने घर बनाने हैं या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के तहत कोई फ्लैट्स का निर्माण करना है। तो उस समय डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी कम थी। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है जो हमारी पर कैपिटा इनकम है। ओके, तो जीडीपी पर कैपिटा तभी बढ़ती है जब हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो राइज हो। ओके, तो अभी बहुत कम है। तो अभी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो बांग्लादेश ने भी इंडिया को ओवरटेक कर दिया है। तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है 1800-1900 डॉलर जो है यहाँ पर रहती है। ओके, प्रति एक व्यक्ति के हिसाब से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की यहाँ पर 2000 से ऊपर हो चुकी है। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितनी यहाँ पर परचेजिंग पावर ज्यादा होगी इंसान की, तो उतना ज्यादा यहाँ पर वो स्पेंड करेगा पैसा। जितना पैसा स्पेंड करेगा तो उस हिसाब से यहाँ पर डिमांड राइज होगी। ओके, सप्लाई कॉन्स्टेंट्स वो हटेंगे और यहाँ पर इकोनॉमी आगे चलेगी। ओवरऑल यहाँ पर जो रिसेंट सर्च यहाँ पर देखने को मिला कमोडिटी प्राइसेस के, तो यहाँ पर ये देखने को मिला है ज्यादातर उसने जो मेटल्स है, ठीक है, तो वहां पर जो है प्राइस राइज किए हैं। तो यहाँ पर एक नया हाई, यहाँ पर नई ऊंचाई देखने को मिल रही है जो मेटल्स के रिगार्डिंग, जो स्टॉक्स है उसके रिगार्डिंग। सो हेल्पिंग दीज कंपनीज टू डीलिवरेज, but a rally in base metals and even food prices is not so worrying, so as long as energy prices remain contained. ओके, तो इतनी यहाँ पर चिंता की बात नहीं है बेस मेटल और फूड प्राइसेस के यहाँ पर संदर्भ में अगर बात करें। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी प्राइसेस जो है ना, तो वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल भी काफी बढ़ गया है। तो अभी ये और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नलिटीज। तो एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? तो यहाँ पर वो फैक्टर्स जो हम यहाँ पर जब भी ग्रॉस इनकम यहाँ पर मेजर करते हैं पूरी इकोनॉमी की, तो उन फैक्टर्स को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करते। तो जिन फैक्टर्स को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं उनको यहाँ पर एक्सटर्नलिटीज हम कहते हैं। तो यहाँ पर उसके चलते कुछ यहाँ पर ना इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर भी। ओके, तो ऐसे फैक्टर्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव किस मायने में? जैसे किसी यहाँ पर बंदे को ट्रेन किया जा रहा है कि किस तरीके से आपने काम करना है। ओके, तो अगर किसी को ट्रेन कर रहे हो तो ये वेलफेयर पर्पस के लिए है। तो यहाँ पर ये भी एक्सटर्नलिटीज का ही है कि यहाँ पर फैक्टर हो गया जिसको कि इंक्लूड नहीं किया जाता जब यहाँ पर ग्रॉस इनकम हम जो है कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमी की। और दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं जो पॉल्यूशन है। ओके, तो पॉल्यूशन भी होता है जब यहाँ पर इनकम क्रॉस इनकम राइज होती है, तो पोल्यूशन दर भी यहाँ पर जो है बढ़ता नजर आता है। तो यहाँ पर इस फैक्टर को भी हम यहाँ पर काउंट नहीं करते। तो ये इन दोनों फैक्टर्स को, ये जो पोल्यूशन वाला फैक्टर हो गया नेगेटिव टर्म में हो गया,